वेलकम टू बाइनरी डोज। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, जिसे हम आईपीसी भी कहते हैं। तो हम जानते हैं अ प्रोसेस कैन बी ऑफ टू टाइप। एक प्रोसेस दो तरीके की हो सकती है, इंडिपेंडेंट या कोऑपरेटिंग। अब जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती हैं वो कौन सी प्रोसेस होती हैं, जो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती, मीन्स उनका एग्जीक्यूशन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। ऐसी प्रोसेस इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती हैं। बट कोऑपरेटिंग प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जिन्हें साथ में मिलकर कुछ टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब साथ में मिलने का मतलब क्या है कि वो आपस में डेटा शेयर करती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, जिससे वो अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक है। तो जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है उसकी नीड हमें इंडिपेंडेंट प्रोसेस में नहीं है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस के अंदर है, क्योंकि कोऑपरेटिंग प्रोसेस को हमें आपस में कम्युनिकेशन करानी पड़ेगी, इसलिए हमें आईपीसी की नीड पड़ती है। सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और आईपीसी प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेस which might be on single or multiple computer connected by a network। तो आईपीसी हमें वो मैकेनिज्म देता है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज कर पाते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन थ्रू मल्टीपल प्रोसेसेस। और वो प्रोसेस सेम सिस्टम में भी हो सकती हैं और मल्टीपल सिस्टम में, यानी कि मल्टीपल सिस्टम अगर एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है तो डिफरेंट सिस्टम या कंप्यूटर के अंदर वो प्रोसेस भी हो तब भी वो आपस में कम्युनिकेट कर पाती हैं। दिस इज एसेंशियल फॉर मेनी टास्क, जैसे शेयरिंग डेटा। अगर हमें डेटा शेयर करना है तो आईपीसी की नीड पड़ती है। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस मिलकर ही उस टास्क को एग्जीक्यूट कर पाएंगी, तो हमें आईपीसी की नीड होगी। मैनेजिंग रिसोर्स, रिसोर्स को मैनेज करने के लिए भी आईपीसी की नीड होती है। एंड अचीविंग मॉड्यूलरिटी, इस चीज़ के लिए भी हमें आईपीसी की नीड होती है। तो अप्रोच क्या है आईपीसी की? दो अप्रोच हैं, शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग। तो पहले हम शेयर्ड मेमोरी को देखते हैं। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। उन्होंने मेमोरी का एक पोर्शन ऑक्यूपाई कर रखा है शेयर्ड मेमोरी के तौर पर। उस पोर्शन को वो दोनों प्रोसेस एक्सेस कर पा रही हैं और वहां से वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर कर पाएंगी। जैसे आईपीसी यूजिंग शेयर्ड मेमोरी रिक्वायर कम्युनिकेटिंग प्रोसेस टू एस्टेब्लिश अ रीजन ऑफ शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी वाली टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो कम्युनिकेटिंग प्रोसेस है उनके लिए एक शेयर्ड मेमोरी रीजन मेन मेमोरी में चाहिए होता है। टिपिकली a shared memory region reside in the address space of the process creating the shared memory segment। अब जो प्रोसेस ये जो कम्युनिकेशन है जिससे इनिशिएट करती है उसके एड्रेस स्पेस के अंदर शेयर्ड मेमोरी क्रिएट होती है। ठीक है। एंड फिर क्या होता है, अदर प्रोसेस, अब जो प्रोसेस उससे कम्युनिकेट करना चाहती है वो उस शेयर्ड मेमोरी को भी अपने एड्रेस में ऐड कर लेती है। ठीक है। इस तरीके से दोनों प्रोसेस उस शेयर वाले जो पार्ट को एक्सेस कर पाती हैं, क्योंकि अब वो शेयर्ड वाला पार्ट दोनों मेमोरी के एड्रेस स्पेस के अंदर आ चुका है। नॉर्मली देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलाउ नहीं करता कि दो प्रोसेस एक दूसरे की मेमोरी को एक्सेस करें। बट यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन को खत्म किया जाता है और प्रोसेस को अलाउ किया जाता है कि वो एक दूसरे की मेमोरी को एक्सेस कर सकती हैं, बट ओनली शेयर्ड वाला पोर्शन। Shared memory require that two or more process agree to remove this restriction. Okay, and they can exchange information by reading and writing data in the shared area। और वो उस shared area में read या write करके information को exchange करती हैं। The form of the data and location are determined by these process and are not controlled under operating system control। अब इस डेटा का क्या फॉर्मेट होगा, क्या लोकेशन होगी, ये सभी डिटरमाइन कौन करेगा? ये प्रोसेस खुद करेंगी और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता है। The process are also responsible for ensuring that they are not writing to the same location simultaneously। और उन प्रोसेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो उस शेयर्ड रीजन में एक साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करें, जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। अगर वो साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी तो मे बी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है ना। सेकेंड जो मेथड है वो है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू अलाउ प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शन विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। अब यहाँ पर हम एड्रेस स्पेस को शेयर किए बिना
मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। It is particularly useful in distributed environment where the communicating process may reside in different computer। ये किन environment के लिए important है जहाँ पर जो process है वो different system में है, क्योंकि अगर process different system में है तो वो same memory में नहीं हो सकती। एक computer A की main memory अलग होगी जिसमें कोई process है, एक computer B की main memory अलग होगी जिसमें कोई process है। अब वो आपस में communicate करना चाहती हैं तो अब वो shared memory तो यूज नहीं कर सकती, तो उन्हें मैसेज पासिंग यूज करना पड़ेगा फॉर कम्युनिकेशन। अब मैसेज फैसिलिटी प्रोवाइड एटलीस्ट टू ऑपरेशन। ठीक है, मैसेज पासिंग में दो ऑपरेशन हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, सेंड मैसेज एंड रिसीव मैसेज। सेंड मैसेज ऑफ कोर्स अगर किसी को मैसेज सेंड करना है तो वो सेंड मैसेज ऑपरेशन यूज करेगी, एंड अगर किसी को रिसीव करना है तो वो रिसीव मैसेज। If process A and B want to communicate, they must send message to and receive message from each other. A communication link must exist between them. अब अगर दो प्रोसेस हैं ए और बी, उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है, मींस मैसेज पास करना है, तो उन्हें कम्युनिकेशन चैनल या लिंक की नीड होगी। अगर कम्युनिकेशन चैनल या लिंक नहीं होगी तो वो मैसेज को कैसे ट्रांसफर करेंगी। ठीक है, तो दिस कम्युनिकेशन लिंक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब इस कम्युनिकेशन लिंक को बनाने के भी कई तरीके हैं। Here are several methods for logically implementing a link and send receive operation। कई सारे मेथड हैं इन कम्युनिकेशन लिंक को बनाने के, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस और अनसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट बफरिंग। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। So under direct communication, each process that want to communicate must explicitly name the recipient or sender of the communication. In this scheme, the send and receive primitives are defined। देखो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, अगर किसी प्रोसेस को किसी दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली उस प्रोसेस का नाम लेकर उस प्रोसेस को मैसेज पास करेगी, है ना। और जिसे रिसीव करना है वो जिससे रिसीव करना है उसका नाम लेकर वहां से मैसेज को रिसीव करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो सेंडर वो जो सेंड ऑपरेशन है वो क्या बनता है, पी कॉमा मैसेज, दो वेरिएबल लेता है जिसमें क्या है, सेंड अ मैसेज टू अ प्रोसेस पी। हमने प्रोसेस पी को ये मैसेज भेजना है। ठीक है, सेम उसी तरीके से रिसीव पी कॉमा मैसेज क्या होगा, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक। So a process link is established automatically between every pair of process that want to communicate। इसमें जो communication link है वो automatically create हो जाएगी उन दो process के बीच में जो communicate करना चाहती हैं। A link is associated with exactly two process, और एक link दो process के बीच में ही रहेगी। Between each pair of process there exists exactly one link। दो process के बीच में exactly एक ही link बनेगी। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होगा। देखो, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में हम डायरेक्टली किसी को मैसेज पास नहीं करेंगे, बल्कि हम मेल बॉक्स या पोर्ट के थ्रू मैसेज को पास करेंगे। A mailbox can be viewed abstractly as an object into which message can be placed by a process and from which message can be removed। यानी कि मेल बॉक्स में क्या होगा, एक एक रीजन होगा, या आप एक तरीके से ऑब्जेक्ट मान लीजिए जहां पर कोई प्रोसेस आकर मैसेज को पुट कर देगी और रिसीविंग प्रोसेस वहां मेल बॉक्स में आकर उस मैसेज को रिसीव कर लेगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों प्रोसेस का एक ही टाइम पर एक्टिव होना जरूरी नहीं है, जैसा कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में जरूरी है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होगा, एक प्रोसेस अपना मैसेज को मेल बॉक्स में डाल देगी, और जब रिसीविंग प्रोसेस को उस मैसेज की नीड होगी तो वो मेल बॉक्स में जाकर उस मैसेज को रिसीव कर लेगी। ईच मेल बॉक्स हैज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस के बीच में डिफरेंट मेल बॉक्स हो सकते हैं, तो हर एक मेल बॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। A process can communicate with another process via number of different mailbox। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर दो प्रोसेस के बीच में एक ही मेल बॉक्स होगा, डिफरेंट मेल बॉक्स भी दो प्रोसेस के बीच एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट दो प्रोसेस कम्युनिकेट केवल तभी कर पाएंगी जब उनके बीच में एक शेयर्ड मेल बॉक्स होगा। सेंड ए कॉमा मैसेज, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैसेज को सेंड कीजिए मेल बॉक्स ए में। ऐसे ही रिसीव ए कॉमा मैसेज वाले ऑपरेशन का मतलब क्या होगा कि मैसेज को रिसीव कीजिए फ्रॉम द मेल बॉक्स ए। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन लिंक क्या है, अ कम्युनिकेशन लिंक इज एस्टेब्लिश्ड पेयर ऑफ प्रोसेस ओनली इफ बोथ मेंबर ऑफ पेयर हैव अ शेयर्ड मेल बॉक्स। अगर
मल्टीपल प्रोसेस के बीच में सेम मेल बॉक्स है तो उन सभी के बीच में कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट होगी। अ लिंक में बी एसोसिएट विद मोर देन टू प्रोसेस, ठीक है, जो शेयर्ड मेल बॉक्स को एक्सेस कर रही है उन सभी के बीच में लिंक एसोसिएट होगी। बिटवीन ईच पेयर ऑफ प्रोसेस अ नंबर ऑफ डिफरेंट लिंक में एग्जिस्ट विथ ईच लिंक करस्पॉन्डिंग टू वन मेल बॉक्स। अभी अभी हमने पढ़ा है कि दो प्रोसेस के बीच में डिफरेंट मेल बॉक्स, एक से ज़्यादा मेल बॉक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा मेल बॉक्स एक्सेस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि दो प्रोसेस के बीच में एक से ज़्यादा लिंक हो सकती है। अब हम बात करेंगे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन की। Communication between process take place through calls to send and receive primitives. There are different design options for implementing each primitive. देखो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो मेनली टू ऑपरेशंस में हो रहा है, सेंड और रिसीव, और इन ऑपरेशन को डिजाइन करने के कई मेथड हैं। मैसेज पासिंग में भी आइदर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग। जो भी हम मैसेज पास कर रहे हैं वो दो तरीके की हो सकती है, या तो ब्लॉकिंग हो सकती है या नॉन ब्लॉकिंग, और दूसरी भाषा में से बोले या तो सिंक्रोनस हो सकती है या असिंक्रोनस। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो जैसे ब्लॉकिंग सेंड, द सेंडिंग प्रोसेस इज ब्लॉक्ड अंटिल द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीविंग प्रोसेस और बाय द मेल बॉक्स। इस मैकेनिज्म में क्या होगा कि सेंडिंग प्रोसेस अगर कोई मैसेज को सेंड करेगी तो जब तक रिसीवर उसे रिसीव नहीं कर लेता वो सेंडिंग प्रोसेस ब्लॉक्ड रहेगी। मतलब वो अपना काम आगे तभी करेगी जब उसका भेजा हुआ मैसेज रिसीवर रिसीव कर ले, दैट इज ब्लॉकिंग सेंड। नॉन ब्लॉकिंग सेंड में क्या होगा, जो प्रोसेस है वो मैसेज को सेंड करके अपना काम करने लग जाएगी, भले ही रिसीवर ने उसे रिसीव किया हो या ना। ठीक है, दैट इज नॉन ब्लॉकिंग सेंड। सेम ब्लॉकिंग रिसीव क्या होगा, द रिसीवर ब्लॉक अंटिल अ मैसेज इज अवेलेबल। मतलब जब तक रिसीवर को मैसेज नहीं मिल जाता वो अपना काम आगे नहीं करेगा। और नॉन ब्लॉकिंग रिसीवर में क्या होगा, उसे मैसेज अगर नहीं भी मिला है तो भी वो अपना काम एग्जीक्यूट कंटिन्यू कर सकता है, और जब उसे मैसेज मिलेगा तो वो उसे रिसीव कर लेगा। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं, दैट इज बफरिंग। बफरिंग क्या है, whether whether communication is direct or indirect message exchanged by the communicating process reside in temporary queues। देखो मान लीजिए हमने किसी प्रोसेस को कोई मैसेज भेजा, हो सकता है उसको मल्टीपल प्रोसेस ने ऑलरेडी मैसेज भेजा होगा, तो हमें एक टेम्परेरी बफर चाहिए होगा जिसमें हम मैसेज को टेम्परेरी स्टोर कर सकें, और जब रिसीवर अवेलेबल होगा तो वो उस मैसेज को रिसीव कर लेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं बफरिंग। तो तीन तरीके की बफरिंग हमारे पास होती है। जीरो कैपेसिटी, जीरो कैपेसिटी बफरिंग क्या होती है कि यहाँ पर चैनल की कोई कैपेसिटी नहीं है, यानी कि अगर मैसेज को पास किया है तो आप उसे टेम्परेरी स्टोर नहीं कर सकते, आपको उसे रिसीवर को रिसीव कराना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो जब तक सेंडर अपना काम आगे नहीं बढ़ा पाएगा सेंडर ब्लॉक रहे, दैट इज जीरो कैपेसिटी। बाउंडेड कैपेसिटी क्या है, यहाँ पर कुछ कैपेसिटी है क्यू की बट फिक्स्ड है। ठीक है, अगर कैपेसिटी नहीं भरी है आपकी क्यू की तो आप उसमें टेम्परेरी मैसेज को रखकर अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब सेंडर सेंडर जब तक ब्लॉक नहीं रहेगा जब तक क्यू की कैपेसिटी है, बट जैसे ही क्यू की कैपेसिटी भर जाएगी तो सेंडर को ब्लॉक होना पड़ेगा, और जब क्यू की कैपेसिटी खाली होगी तो सेंडर अपना मैसेज वहां पर रखकर एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर पाएगा। अनबाउंडेड कैपेसिटी क्या होती है, यहाँ पर इनफाइनाइट आपके पास कैपेसिटी होती है मैसेज को टेम्परेरी रखने के लिए, और यहाँ पर सेंडर कभी भी ब्लॉक नहीं होता क्योंकि वो जो भी उसे मैसेज भेजना होगा वो उसे टेम्परेरी स्टोर में रखकर अपना काम कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है, द जीरो कैपेसिटी जो केस है उसको हम क्या कहते हैं, नो बफरिंग, क्योंकि यहाँ पर बफर है ही नहीं। एंड जो अदर केसेस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक बफरिंग। ओके, सो ये था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।